अस्सलाम वालेकुम। आज हैं हम ज़ोया अली शाह की दूसरे चैनल फ़िक्शन फ्रेंज़ी नॉवेल्स पर, जहां पर लम्से जुनून सीज़न 2 यानी इश्क़ रोमांचा वॉइस ओवर के साथ अपलोड किया जाएगा। उम्मीद है आपको पिछली तमाम एक साथ की तरह ये किस्त भी पसंद आएगी। किस्त शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देती चलूँ। इस नावल को किसी भी दूसरे चैनल पर कॉपी या पेस्ट करने की परमिशन नहीं है। ऐसी सूरत में आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा और राइटर ने किसी को भी इजाज़त नहीं दी कि वो नावल की कॉपी करे और उसे अपने पेज पर, अपने चैनल पर लगाए। ऐसी सूरत में आपके चैनल को कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन के थ्रू डिलीट कर दिया जाएगा। केस नंबर 15। अज़ कलम ज़ोया अली शाह। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझे इनकार किया? तुम्हारी औकात क्या है? सुल्तान इशाल को बालों से पकड़कर ज़मीन पर पटकते हुए हलक के बल चिल्लाया। मारे जितना मर्जी मारे, मगर अब वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। इशाल भी हलक के बल चीखते हुए सरकते हुए पीछे को जा रही थी। इसे सुल्तान से डर लग रहा था, मगर अब वो सुल्तान के हाथों बेआबरू नहीं हो सकती थी। सुल्तान तो चाहता था इसे करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तुम जब तक जिंदा हो मेरे हाथों से लुटना तुम्हारा मुकद्दर है। मैं देखता हूँ तुम कैसे बचती हो। बाबा जी, बाबा जी। बाबा की जान, हमें घूमने जाना है। मेहरमा ने नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए अहमद को मुखातिब करते हुए कहा। जी मेरा बच्चा, जब आपकी प्यारी सी मम्मा हुक्म करेंगी इसी वक्त हम घूमने जाएंगे। मैं तो घुमाने के लिए हाजिर हूँ। आपकी जालिम अम्मा नहीं मानती, इसलिए हम लोग कहीं घूमने नहीं जाते। अहमद ने सारा मलबा माही पर डालते हुए माही के जानिब देखा। माही अपने बेटे की महतशम को नाश्ता करवा रही थी। इसका मूड सख्त ऑफ था। मूड ख़राब करने की वाला कोई और नहीं, खुद अहमद अंदर था। बाबा, मुझे फिर घूमने जाना है। मेहरमा ने कोई बात की हो और इसे मोहतशम ने हिस्सेदारी न की हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। जो काम एक ने करना था दूसरा भी वही करना चाहता था। कभी कभी माही इन दोनों की इस केमिस्ट्री से तंग आ जाती थी। मोहतशम, तुम अपनी चूंच बंद करके नाश्ता करो, वरना एक लगाऊंगी कान के नीचे। मोहतशम का रोने वाला अलार्म क्लॉक चालू हो चुका था। माही, क्यों मेरे बेटे को डांट रही हो? क्योंकि बेटे के बाप को नहीं डांट सकती, इसलिए। माही इस वक्त शदीद गुस्से में थी। गुस्से से मुंह फैलाए हुए इसकी खूबसूरत छोटी सी नाक फूलकर मोटी हो चुकी थी। मेहरमा मोहतशम पर माही को गुस्सा करते हुए देखकर अच्छी बच्ची बनकर अपना नाश्ता फिनिश करने लगी हुई थी। टिपिकल बच्चों वाली सोच रखते हुए मेहरमा अब कोई भी गैर इरादी बात नहीं करना चाहती थी। मेहरमा को अच्छी तरह पता था कि अब अपने भाई और बाबा की डांट के बाद इसकी बारी आएगी, क्योंकि ये घूमने जाने वाली शैतानी तो मेहरमा ने ही छोड़ी थी। किसने कहा तुम मुझे डांट नहीं सकती? तुम मुझे डांट सकती हो, मैंने तो कभी मना नहीं किया। अहमद डरे हुए शरीफाना अंदाज में बोल रहा था। बिल्कुल, आप पर गए हैं, कसम से। आपके बच्चे आपसे बड़े ड्रामेबाज हैं। डरने की एक्टिंग तो ऐसे करते हैं जैसे आप तीनों मुझसे बहुत डरते हो। माही एक के बाद एक नवाला मोहतशम के मुंह में डालते अपना सारा गुस्सा उतार रही थी। मोहतशम बेचारा भी नवाले जल्दी जल्दी खाए जा रहा था। जब घर में माँ को गुस्सा चढ़ा हो तो हर बंदे की सांस रुकी हुई होती है। इन बच्चों के साथ साथ बाप का भी शामिल होता है। इस वक्त अहमद अलवी इसके बच्चों की एक जैसी हालत थी। यार, हम तीनों तुमसे बहुत डरते हैं। हर वक्त सर पर डंडा लेकर सवार रहती हो। अगर हमें घूमने फिरने की आज़ादी दे दो तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, मगर बच्चों का बहुत कुछ चला जाएगा। आपके इसी लाड प्यार ने बच्चों की पढ़ाई का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन दोनों का पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। पीटीएम में जाकर देखा नहीं था कि टीचर ने कैसी रिपोर्ट पेश की थी। मुझे तो अपनी फ्रेंड्स के सामने शर्मिंदगी हो रही थी। क्या सोचती हूँ कि उन्हें बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी नहीं सकती हूँ। माही, तुम फजूल में इतना सोचती हो। अभी छोटी क्लासेस में सारी उम्र पड़ी है पढ़ने के लिए। बच्चों के खेलने कूदने के दिन है यार, खेले लो। इतनी सड़क क्यों हो? क्योंकि अगर मैं भी आपके जैसी हो जाऊंगी तो फिर
पढ़ लिया बच्चों ने। कसम से तुम मुझे बीवी कम और माँ ज़्यादा लगती हो। अम्मी जान तो ऑस्ट्रेलिया जाकर खाला के पास आराम से बैठी हैं और यहाँ इनकी कमी इनकी बहू ने पूरी कर रखी है। अहमद की वालदा अपनी खालाजाद बहन के पास ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी और इनको गए हुए तकरीबन 1 महीना होने को था। अहमद की वालदा की खालाजाद बहन काफ़ी बीमार रहने लगी थी। उन्होंने कई बार मिलने को कहा, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए अहमद की वालदा ने इनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ दिन के लिए गई थी, मगर वहाँ से वापसी अभी मुमकिन नहीं थी क्योंकि अहमद की खाला काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। अहमद की वालदा इस इंतज़ार में थी कि थोड़ा सा बेहतर हो जाए तब घर का रुख करे, मगर अभी तो ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे थे। घर की कोई परेशानी इनको नहीं थी क्योंकि अहमद और बच्चों का ख्याल माही बहुत अच्छा रखती थी। घर को बहुत अच्छा संभाल रखा था, इसलिए वो बेफिक्र होकर वहाँ पर बैठी हुई थी। अब बताओ, इतनी डांट डपट के बाद भी हमें घूमने की इजाज़त मिलेगी या नहीं? अहमद वापस अपने मुद्दे पर आते हुए मुस्कुरा रहा था। जो आप लोगों का दिल चाहता है वो करें, मुझे नहीं पता मेरे कहने से कौन सा किसी ने रुक जाना है। नहीं, ऐसा नहीं मेरी जान, अगर तुम कहोगी तो हम रुक जाएंगे। हम तीनों शरीफ बच्चे हैं। जी हाँ, ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही शरीफ है। माही ने घूर कर देखते हुए सरनफी को हिलाया। बस तो फिर डन हो गया। हम इस वीकेंड किसी अच्छी सी लोकेशन ढूंढते हुए घूमने चलते हैं। अहमद फैसला कर चुका था और माही जानती थी कि वो यही करेगा। जहाँ जा रहे हैं आप तीनों जाएंगे, आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों, तुम हमारे साथ क्यों नहीं जाओगी? इससे पहले कि माही गुस्से से कुछ बोलती, बच्चों की स्कूल वैन आ चुकी थी। बच्चे अपने बैग संभालते बाहर की जाने भागते जा चुके थे। बच्चों के पीछे पीछे मुलाजमा भी तेज कदम उठाते हुए जा चुकी थी। अहमद, आप बहुत गलत करते हैं। इस तरह बच्चे खराब हो रहे हैं। इनका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। इनको पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अब क्यों सीरियस होकर मेरी बात नहीं सुनते? प्लीज़ एक बार खुशी खुशी मान जाओ। प्रॉमिस करता हूँ आइंदा कभी भी जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगी बच्चों को कहीं लेकर नहीं जाऊंगा और ना ही जाने की ज़िद करूंगा, ना ही इनकी ज़िद में हाँ मिलाऊंगा। प्लीज़ मान जाओ ना। अहमद माही के कंधे पर दोनों हाथ रखकर कुर्सी की पुश्त की जानिब खड़े होते हुए प्यार से उसके सर पर लब रखते चूमते हुए बोल रहा था, मैं नहीं जाऊंगी, आप तीनों चले जाएं। जिद मत करो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जाऊंगा, ना बच्चों को लेकर जाऊंगा। मेरा सारा ध्यान तुम पे अटका रहेगा। घूमने का क्या खाक मजा आएगा। आपको कौन सी मेरी फिक्र है? आप हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। अहमद को तो अपना गर्विदा बना रखा है। अब भी शिकवा कर रही हो कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानता और तुम्हारी फिक्र नहीं करता। ऐसी रूठी हुई बीवी के बिना को बनाए बगैर ऑफिस जाने का दिल नहीं चाह रहा। मेरे ख्याल से मना ही लेना चाहिए। अहमद की टोन बिगड़ती हुई देखते भाई ने सिर नफ़ी को हिलाया। प्लीज़ अहमद, सुबह सुबह तंग मत कीजिएगा। अहमद अलवी ने मूड बना लिया है तंग करने का, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तंग किए बगैर चला जाऊँ? अहमद झुककर इसको गोद में उठाते अपने रूम में ले आया था। अहमद प्लीज़, माही प्लीज़। इसे गोद में उठाते हुए दरवाजे की अंदरूनी साइड के साथ पिन किए खड़ा था। माही ने गिरने के डर से दोनों हाथ के गले बांध रखे थे। माही को अपनी जान बचती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। यार तुम नाराज़ हो, मैं तुम्हें मना कर ही जाऊंगा। बीवी को नाराज़ करके घर से जाना अच्छी बात नहीं होती। वो शरारती नज़र देखते हुए पूरी शिद्दत से इसकी पंखुड़ियों पर झुका, पंखुड़ियों को सख्ती से कैद की, इसकी गर्म सांसों को अपनी तेज़ सांसों में उलझाए हुए इसे मना रहा था। इसकी उलझी सांसों को शिद्दत से खुद में उंडेल रहा था। रहम खाते हुए इसे सांस लेने का मौका दिया। अहमद प्लीज़ ऑफिस जाएं, आप लेट हो जाएंगे। ऑफिस भी अपना है, बीवी भी अपनी है, तो बगैर मनाए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी हाल में भी माही को प्यार की बारिश बरसाए बगैर छोड़कर जाने का इरादा नहीं रखता था। लाख इनकार के बावजूद भी वो अपने शौहर की मोहब्बत की बारिश में भीगने से बच नहीं सकी थी। अहमद अलवी इसे मना चुका था। मर्द कितना ज़िद्दी होता है, जो इसे कोई बात मनवानी हो तो मनवा कर ही दम लेता है। शाबाश, तो मुझे किस बात की? मैं तुम्हें मनाया? यार कितना अच्छा शौहर हो, मेरी रिस्पेक्ट किया करो। माही ने शर्म से लाल होते पास पड़े तकिए को उठाकर जोर से अहमद अलवी को दे मारा। अहमद का जानदार कहका रूम में की दीवारों से जाकर टकराते हुए रूम में गूंज उठा था।
शाह और मीरब की ज़िंदगी रूटीन पर आने लगी थी, मगर कहते हैं जब ज़िंदगी में सब कुछ सही जा रहा हो इसी वक्त तूफान आने का खदशा होता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी हमारे इम्तिहान लेती रहती है। रुमान शाह मीरब अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख चुके थे। अब तो खुदा से दुआ दुआ है कि इनकी ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त ना आए। कितनी मुश्किल से तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी, मगर ज़िंदगी में कभी भी कुछ हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं होता। रूटीन का दिन शुरू हुआ। मीरब ने शाह और राइम को एक साथ रेडी करके घर से भेजा था। रुमान ऑफिस से जाते हुए अपने बेटे को खुद स्कूल ड्रॉप करते हुए ऑफिस जाया करता था। रोमान शाह के बेतहाशा दुश्मन हर वक्त घात लगाए, इसलिए रोमान शाह अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो चुका था। वो नहीं चाहता कि इसकी ज़रा सी कोताही बरतने पर इसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा सके। छोटी सी इसकी फैमिली थी, एक मीरब और एक इसका बेटा। रोमान शाह ने अपनी ज़िंदगी इनके लिए वक्फ कर रखी थी। रोमान शाह मीरब और राइम को लेकर एक अच्छा सा वॉर टूर करने का इरादा रखता था। राइम के साथ जो वक्त दोनों ने नहीं गुजार सके थे, रोमान शाह चाहकर भी वो वक्त वापस नहीं ला सकता था। मगर जो कीमती वक्त इनके पास है इसमें खुशियों के रंग भर देगा, इसको राइम हमेशा याद रखेगा। इस कीमती खूबसूरत वक्त को वह राइम की ज़िंदगी में कैद करना चाहता था, जिस वक्त में इसके माँ बाप के साथ हैं। इस सोच को दिल में रखते हुए आज मीरब और राइम के सरप्राइज़ देने वाला था। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, बस अचानक जाकर वो सरप्राइज़ देने के मूड में था। वो नहीं जानता था कि ज़िंदगी आज इसको ही सरप्राइज़ देने वाली है। गाड़ी की चाबी हाथ में लेते अपनी गाड़ी में बैठकर रायम के स्कूल की जानब जा रहा था। ऑफिस से निकलते आखिरी बार शाह ने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा। मीरब टीवी पर अपना पसंदीदा ड्रामा लम्से जुनून देख रही थी। ये ड्रामा आजकल बहुत हिट जा रहा था। रोमान शाह मूवीज़ और ड्रामे नहीं देख रहा था, मगर सुनने में आ रहा था कि इस ड्रामे के हीरो बहुत खूबसूरत, हैंडसम और रोमांटिक है, जिसकी वजह से लोगों के दिलों पर छाया हुआ ये ड्रामा मीरा पूरे इंसाफ और ईमानदारी से देख रही थी। मजा आ रहा है जो कोई सीन छोड़ती। कभी कभी तो इस ड्रामे के हीरो से शाह को जलन होने लगती। मीरब के चेहरे पर जो लाली बिखर जाती थी इस हीरो को देखकर शाह से वो बर्दाश्त नहीं होती थी। मगर फिर ये सोचकर शाह चुप कर जाता था कि पहले मीरब को तोते ना रखने देने पर रोज़ इसे ताने सुनाता है। अब अगर इसे इस ड्रामे से भी रोक दिया तो मूड ख़राब करके पूरा घर में घूमती रहेगी और मीरब का ख़राब मूड पूरे घर के माहौल को डिस्टर्ब कर देता है। रुमान शाह राइम का स्कूल आ चुका था। अब वह राइम के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। मीरब अपना फेवरेट ड्रामा ख़त्म होते उठकर किचन के जानिब जाने लगी ताकि वो ज़किया को बोल सके कि इसे कड़क सी चाय बना दे, इसके सर में दर्द हो रही है। मगर इस दर्द के आलम में अपना ड्रामा पूरा देखा था। अचानक से रूम में शाह के मोबाइल की रिंगटोन बजते मीरब ने दरवाजे पलट कर देखा। रिंग की आवाज़ तकिए के नीचे से आ रही थी। मीरब ने वापस तकिया उठाया तो शाह का फ़ोन पड़ा हुआ था। मतलब शाह आज घर से निकलते फिर अपना एक फ़ोन घर भूल गए थे। मीरब ने फ़ोन उठाकर देखा कहाँ, मगर जिसे स्क्रीन पर जगमगाते शाह के नंबर पर गई। मीरब के पूरे बदन में आग लग गई, दिमाग गुस्से से खोलने लगा। शाह को फ़ोन क्यों कर रही? मेरे दांतों को पीसते ही फ़ोन ऑन करते कान से लगा चुकी थी। शाह कैसे हैं आप? मैं तो आपकी आवाज़ सुनने को तरस गई हूँ। तुम तरसती तरसती मर जाओगे, मगर मेरे शाह की आवाज़ कभी नहीं सुन सकोगी। शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी कॉल सुनने की? औकात में रहो। इशाल जिस पर तुम डोरे डालने की कोशिश करी मेरा शौहर, अपने शौहर की हिफाजत करना जानती हूँ। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो तो मेरे शाह की ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। एक झूठ पर बना हुआ नकली कागजी रिश्ता, ऐसा रिश्ता जिस पर शाह ने साइन तक करना गवारा नहीं किया। वो नकली रिश्ता शाह ख़त्म कर चुके हैं। अब दोबारा मेरे शौहर के नंबर पर अगर कॉल की तो मुंह तोड़ दूंगी। मैं रुमान शाह की ज़िंदगी में वापस भी आऊँगी, इसके फ़ोन पर कॉल भी करूँगी और इसके दिल पर अपना नाम भी लिखूँगी, और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। 5 औरत। आखिरी लफ्ज़ पर मीरब की आंखें बेख्तियार आंसू फिसलते इसके रुखसार पर होने लगे थे। ये लफ्ज़ मीरब के लिए किसी खंजर से कम नहीं था। इशाल ने मीरब की कमज़ोरी पर वार किया। अब बोलती बंद ही हो गई। बोलने को कुछ नहीं है, बकवास बंद करो, तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। इसके गले में अटके हुए आंसू इसे बोलने नहीं दे रहे थे। इशाल के सामने वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, मगर ये बाँझ वाले जुमले मीरब के अंदर बहुत गहरा घाव लगाया था। इससे पहले कि वो कमज़ोर पड़ती इशाल कुछ बोल रही थी। मीरब ने जल्दी से कॉल काटते फ़ोन बेड पर ऐसे फेंका जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। भागती सीढ़ियों से नीचे आ रही थी जैसे इशाल इसके पीछे भागती हुई आ रही हो। मीरब ऐसे डर रही थी जैसे इशाल भी अभी इसके शाह को उसे छीनेगी। वो कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। मीरब अपने अंदर की इस कमज़ोरी
से हमेशा घबराती थी। शाह की बेतहाशा मोहब्बत भी इसके अंदर इस डर की कमी को ख़त्म नहीं कर सकी थी। मीरा अब शाह के सामने जाहिर नहीं करती थी, मगर आज भी इसे अपने अंदर इस कमी का एहसास हर वक्त रहता था। लकड़ी की शफाफ सीढ़ी पर नंगे पांव भागते इसका पांव फिसला। मीरा अब संभल नहीं सकी, सीढ़ियों से फिसल कर गिरती चली गई। इस वक्त घर के अंदर इसके पास कोई मुलाजिम भी नहीं नजर आ रहा था। बदकिस्मती अरूज पर थी कि बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था, जो ऊपर से गिरती हुई सीढ़ियाँ बिल्कुल साथ ही बना हुआ था। मीरा सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए सामने पड़े हुए टेबल से टकराई। मीरा का सर जोर से टेबल से टकराया, सर से खून निकलने लगा। मीरा ने अपना हाथ माथे पर रखते संभलने की कोशिश की, उठ खड़ी हुई, मगर सर की चोट की वजह से वो लड़खड़ाते साथ ही नीचे जाती बेसमेंट की सीढ़ियों से चकराते हुए गिरती। कई सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी थी। मीरा नीचे जाने तक बेहोश हो चुकी थी। सर से खून तेजी से निकलते हुए फर्श को सुर्ख करने लगा। मीरब की सिसकी तक नहीं निकल सकी थी। वो पूरा आधा घंटा फर्श पर बेहोश खून में लथपथ पड़ी रही। किसी को खबर नहीं, मीरब मौत के करीब जा रही थी। राइम काट के हमरा भागते हुए फ्रंट सीट पर अपने बाबा के साथ बैठ चुका था। कैसे हो बड्डी? रोमांसा ने हाथ को बॉक्सिंग स्टाइल में राइम के छोटे से हाथ से टच करते हुए कहा। ए राइम, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो क्या बाबा? राइम ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हम छुट्टियों में वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हैं। हम पूरी दुनिया को घूमेंगे, बहुत सारा मज़ा करेंगे। बताओ कैसे लगा मेरे बाबा? लव यू। बहुत अच्छा, आपका सरप्राइज। लव यू सो मच। राइम अपनी जगह से उठकर अपने बाप के गले में बाहें डालते हुए प्यार से गाल चूम रहा था। इसकी खुशी से रोमांचा की चमकती हुई गहरी आंखें और भी चमक उठी थी। वर्ल्ड टूर के लिए बहुत एक्साइटेड था। बाबा, हम कहाँ कहाँ जाएंगे? क्या हम समंदर के बड़े से बहरी जहाज़ पर बैठेंगे? रोमांचा ने हंसकर अपने बेटे की जानिब देखा। जी बिल्कुल, हम समंदर में बड़े से बहरी जहाज़ पर भी बैठेंगे। हम दुनिया के सबसे खूबसूरत मकामात पर जाएंगे और बहुत सारा मज़ा करेंगे। शाह अपने बेटे की एक्साइटमेंट देखकर बहुत खुश हो रहा था। थैंक यू डैडी, मैं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा एडवेंचर होगा। मैं अपने सब दोस्तों को वापस आकर बताऊंगा हमने वर्ल्ड टूर पर कितने मज़े किए। अब मुझे मम्मा को बहुत से झूले पे दिलवाना। मुझे झूले बहुत पसंद है। ठीक है, जितने झूले कहोगे दिलाऊंगा, मगर शर्त ये है कि झूले में तुम्हारी मम्मा मेरे साथ बैठेंगी। जी नहीं, मामा मेरे साथ बैठेंगे। राइम की टोन 1 मिनट में पहले बिगड़ गई थी। अब इसे अपनी मम्मा को अपने साथ बिठाना था। बहुत ही चिपकू बेटे हो, कुछ देर मेरी बीवी को मेरे पास भी रहने दिया करो। आप भी बहुत चिपकू बाबा हैं, कभी मेरी मम्मा का पीछा छोड़ भी दिया करें। अपने बेटे का तड़क से जवाब सुनकर रोमांचा का मुंह खुला रह गया। अब दोनों बाप बेटा मुंह फुलाए हुए बाकी का सफर तय कर रही थी। दोनों को मीरा पर पूरा हक चाहिए था। दोनों ही मीरब पर शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। दोनों के दिलों में मीरब के लिए बेतहाशा मोहब्बत थी, और ये मोहब्बत इन बाप बेटों को एक दूसरे से नोक झोंक करने पर मजबूर करती थी। कितनी खुशकिस्मत थी मीरब, जिसको रोमांचा जैसा शौहर और राइम जैसा बेटा मिला था। क्या ये खुशकिस्मती मीरब का मुकद्दर रहेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज इश्क़ रोमांचा की किस्त यहीं पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वाली किस्त भी पुरानी तमाम एक साथ की तरह पसंद आई होगी, और आप लोग एपिसोड को लाइक सब्सक्राइब किया करो और शेयर कर दिया करो। जिन लोगों को वॉइस ओवर के साथ अपलोड नहीं मिल रहा है ये नावल, ताकि उनको वॉइस ओवर के साथ मिल जाए, क्योंकि इस चैनल के अलावा इश्क़ रोमांचा किसी भी चैनल पर अपलोड नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, इश्क़ रोमांचा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है दूसरे चैनल पर, और इस चैनल पर वॉइस ओवर के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। और उम्मीद है आपको ये वाला नावल लम्स जुनून की तरह बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और आप सीज़न 2 भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और इसी के साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि ज़ोया अली शाह का एक और नया नावल है जो ऑन गोइंग है यूट्यूब पे। राज़े वफ़ा शुरू हो चुका है रमज़ान में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट वाला, सस्पेंस वाला और बहुत ही अच्छा एक नावल है। उम्मीद है आप उस नावल को भी बहुत पसंद करेंगे, और वो नावल भी जब दरमियान में पहुंच जाएगा तो इंशाल्लाह इस चैनल पर वॉइस ओवर के साथ आपको सुनने को और पढ़ने को मिलेगा। और आपको
वॉइस ओवर के साथ इस चैनल पर अपलोड होगा, वो भी किसी दूसरे चैनल पर अपलोड नहीं होगा। और इश्क रोमांचा की ई बुक भी तैयार हो चुकी है। अगर आप ई बुक ख़रीदना चाहते हैं तो आप रब्ता करिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली हर रील प्रोमो जो है एपिसोड का मिल सके। और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक। मीरब शाह घर के अंदर दाखिल होते ही मीरब को आवाज़ दे रहा था। वो इसे सरप्राइज़ देना चाहता था। राइम और शाह दोनों ही बेहद खुश थे। मीरब हमेशा शाह के आने से पहले नीचे आकर सामने से वेलकम करती थी, मगर इस वक्त मीरब को सामने ना देखकर शाह थोड़ा हैरान सा हो गया था। गाड़ी की चाबी टेबल पर रखते हुए एक बार फिर शाह ने मीरब को आवाज़ दी। जी भाई, मुझे बता दें, कुछ काम है। ज़किया जल्दी से किचन से निकलती हुई बाहर आई थी। ज़किया अभी भी घर पहुंची थी। वो घर का ज़रूरी सामान लेने ड्राइवर के साथ गई हुई थी। मीरब के साथ हो चुके हादसे के बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था। आज बदकिस्मती अरूज पर थी, वरना ऐसा कभी नहीं होता था कि मीरब के इर्द गिर्द कोई मौजूद ना हो। आज ज़किया भी घर की 2 और मुलाजमों के साथ लेकर घर का सौदा सिल्फ लेने गई थी, वरना ज़किया तो हर वक्त मीरब के पास मौजूद रहती थी। नहीं, आप मीरा बीवी को बुलाएं, वो कहाँ है? शाह राइम के साथ अपने रूम की जानिब जाते हुए बोला। जी भाई, मैं अभी देखती हूँ। शाह मीरब को रूम में देखते हुए आवाज़ दे रहा था। एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी शाह को महसूस हो रही थी। जी भाई, अभी देख देती हूँ। शाह मीरब को रूम में देखते हुए आवाज़ दे रहा था। एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी जिसको शाह महसूस कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी इससे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। शाह वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर भी देख चुका था, मीरब वहाँ भी नहीं थी। शाह घर पर आए और मीरब ऐसे गायब हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता था। तेज़ कदमों से राइम का हाथ पकड़ते वापस सीढ़ियों पर आकर ज़किया से मीरब के बारे में पूछ रहा था, मगर ज़किया भी थोड़ी सी घबराई हुई थी, क्योंकि इसे भी मीरब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सब के सब घर में अंधे बहरे हो, जो तुम लोगों को इतना नहीं पता मीरब कहाँ है। रोमांचा की धाड़ पूरे घर में गूंज रही थी। सारे मुलाजिम डर कर मीरब को पूरे घर में ढूंढ रहे थे, मगर मीरब का कुछ अता पता नहीं था। शाह ने फ़ोन ओपन करते हुए फ़ौरन से घर की कैमरा आधा घंटे पहले वाली रिकॉर्डिंग देखी, और जो सीन शाह की नज़रों में था, शाह का कलेजा निकल कर मुँह को आने लगा। राइम का हाथ छोड़ते हुए शाह सीढ़ियाँ फैलांगते हुए चंद बड़े कदमों में ही सीढ़ियों का फासला तय करते हुए बेसमेंट के जाने भागा था। अगर मीरा को कुछ हुआ, मैं तो सबको शूट कर दूंगा, वो जाते जाते चीखते हुए बोला। मुलाजिम भी शाह के पीछे भागते हुए गए थे। मीरब को खून में लथपथ देखकर शाह का दिल फटने लगा था। मुलाजमों से भी मीरब की हालत देखी नहीं गई। मीरब को जल्दी से बाहों में उठाते रोमांचा वापस बेसमेंट से मीरब को बाहों में उठाते हुए ले आया था। गाड़ी निकालो। रोमांचा हलक के बल चलाया था। छोटा सा राइम अपनी माँ की हालत देखकर आंसुओं से रोने लगा था। ज़किया ने जल्दी से आगे बढ़कर राइम को उठा लिया। मीरब शाह के बाजू में बेसुध झूल रही थी। मीरब को शाह अपनी गोद में लिटाए हुए ड्राइवर ज़किया राइम के हमरा हॉस्पिटल से निकल चुका था। डॉक्टर शाहज़ेब और डॉक्टर हुमा कैफ़े में बैठे हुए गरम गरम कॉफ़ी के मज़े ले रहे थे। आज दोनों की ड्यूटी ओपीडी में थी। अभी 10 मिनट पहले ही फ्री होकर कॉफ़ी पीने के लिए बाहर आए थे। डॉक्टर शाहज़ेब के नंबर पर रोमांचा का फ़ोन आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे गरीब दोस्त की याद आ गई? शाहज़ेब ने फ़ोन से ही उठाते दांत निकालते शरारत से कहा। शाहज़ेब, मेरी अब सीढ़ियों से गिर गई है, इसके सर से बहुत खून बह चुका है, सब इंतज़ाम देख लो। रोमांचा सिर्फ इतना ही कह सका और फ़ोन बंद हो गया। डॉक्टर शाहज़ेब को ये समझने में देर नहीं लगी कि मीरब की हालत बहुत ख़राब है। रोमांचा अगर इस कदर घबराया हुआ है तो मतलब बात बहुत बड़ी है। क्या हुआ? डॉक्टर हुमा ने मतलाशी नज़रों से देखते हुए पूछा। परेशानी डॉक्टर शाहज़ेब के चेहरे से साफ नज़र आ रही थी। मीरब भाभी सीढ़ियों से गिर गई हैं, हमें फ़ौरन इसे इमरजेंसी में पहुंचाना होगा। रुमान बहुत परेशान है। ओह माय गॉड, अल्लाह रहम फरमाए। अभी तो इनकी ज़िंदगी पूरी तरह खुशियाँ आई भी नहीं थी और ये क्या हो गया? डॉक्टर हुमा परेशान होकर बोलते हुए डॉक्टर शाहज़ेब के साथ तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए इमरजेंसी की जानिब जा रही थी। मीरब को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। शाह राइम को प्यार से अपने पास बिठाए खामोशी से बैठा था।
शाह के वाइट कलर के कॉटन के कुर्ते पर मीरब का खून लगा हुआ था। डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा भी मीरब के पास थे। डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा दोनों एक साथ ऑपरेशन से सबसे पहले बाहर आए थे। शाह, प्लीज़ हौसला रखना, भाभी की हालत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शाहजेब रोमांचा कंधे पर हाथ रखते बड़ी मुश्किल से बोल रहा था। मीरब शाह के लिए क्या थी, इस बात शाह के दोस्त वाकिफ नहीं थे। रोमांचा की जान बसती थी मीरब में, और किसी की जान जा रही हो ये बात इस शख्स को बताना कोई आसान काम नहीं होता। रोमांचा ने मुंह खोलते हुए बड़ी मुश्किल से सांस लिया था। इसमें कुछ भी बोलने की इस वक्त हिम्मत नहीं थी। रुमान, भाभी के सर की चोट बहुत गहरी है। खून का नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाभी के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। हम सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार रखने। डॉक्टर शाहजेब ने ये बातें कितनी तकलीफ़ से गुजरते हुए कही थी, ये तो सिर्फ इसका दिल जानता था, मगर रोमांचा को आगाह करना भी बेहद ज़रूरी था। कंडीशन शाहजेब के सामने थी, बचने की उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही थी। शाह मीरब की हालत अपनी नज़रों के सामने दिखाई दे रही थी। सब कुछ जानने के बावजूद मीरब के खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बार बार आते हुए जहन में ख्याल को वह झटक रहा था। मीरब को खो देने का ऐसा ही जानलेवा था जैसे हज़ारों कांटे एक साथ इसके जिस्म में चुभते हुए महसूस हो रहे हों। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? मैं इसे किसी कीमत पर खोना चाहता। कोई ऐसा तरीका मेरी सांसें खींच कर इसमें भर दो, इसे ज़िंदा रहना चाहिए। वो नहीं तो कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म। शाह के लफ्ज़ों में इतना दर्द था कि डॉक्टर शाहजेब और डॉक्टर हुमा की आंखों में रवानी से आंसू बहकर इनके रुखसार भिगोने लगे थे। रोमांचा कमज़ोर शख्स नहीं था, मगर जो अंदर मौत के करीब जा रही थी वो इस शख्स की कमज़ोरी थी। छोटा सा राइम अपने बहादुर बाप की हालत देखकर बहुत परेशान था। इसका छोटा सा दिमाग अभी ज़्यादा कुछ समझने की सलाहियत तो नहीं रखता था, मगर वह ज़हनी तौर पर बहुत परेशान था। अपनी माँ की हालत इसने अपनी नज़रों के सामने देखी थी। बाबा, मम्मा कब तक ठीक हो जाएंगी? प्लीज़ बाबा बताएं ना, कब तक ठीक हो जाएंगी? राइम की आंखों से बहते हुए आंसू शाह को और भी कमज़ोर कर रहे थे। अपने बेटे को देने के लिए इसके पास कोई जवाब नहीं था। शाह को सांस नहीं आ रही थी। एक बार पहले भी ज़िंदगी में वो इसी दोराहे पर खड़ा था जब राइम पैदा हुआ था। इस वक्त भी मीरा मौत के करीब होकर मौत को छूती हुई वापस आई थी। आज 7 साल बाद फिर रोमांचा इस मुकाम पर खड़ा था। डॉक्टर हुमा जकिया के हमरा राइम को वहाँ से दूर ले गई। रुमान, हौसला रखो। मैं हौसला नहीं कर सकता, मैं मर रहा हूँ। शाहजेब, तुम मुझे हौसला करने का बोल रहे हो? वो जो अंदर ऑपरेशन थिएटर में बेजान वजूद लिए पड़ी है, तुम नहीं जानते कि वो कौन है। प्लीज़ खुद को संभालो। अल्लाह से दुआ करो। अब अल्लाह की ज़ात के अलावा और कोई सहारा नहीं है। मैं कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। मुझे माफ़ करना। शाहजेब साफ लफ्ज़ों में यही कह रहा था कि मीरब के बचने के चांसेस नहीं हैं। रोमांचा मीरब की हालत पर पूरी तरह से टूट चुका था। शाहजेब की जानिब से भी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। डॉक्टर हुमा और डॉक्टर शाहजेब डॉक्टर्स की टीम के हमरा बार बार ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मीरब का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिला रहे थे, इसलिए शाहजेब भी पुरुमीद नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर होने के नाते शाहजेब खुद भी हिम्मत हार चुका था। इतने सालों के मेडिकल के तजुर्बे के बाद उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी कि मीरब बचेगी। रोमांच अपने दुखी जज्बात किसी पर जाहिर करने वाला शख्स नहीं था। वो झटके से सब कुछ बीच से उठता हॉस्पिटल में बने हुए परे एरिया में जाकर वज़ू करते हुए नमाज पर खड़ा हो गया। अपने रब से मीरब की ज़िंदगी की दुआ मांग रहा था। जब हर रास्ता बंद हो जाता है
जब उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती, इस वक्त अल्लाह की ज़ात जो बड़ी बेनियाज है वो चाहती है कि इसका बंदा इसके सामने झुके। इसके बंदे के दिल में सुकून भर जाता है। जब बंदा टूट कर अपने रब के सामने गिरता है, वो गफूर रहीम कभी इसे टूटने नहीं देता, समेट लेता है। इंसान चाहे कामयाबी की किसी भी बुलंदी पर जाए, मगर दुख की घड़ी में इसे अपना रब ज़रूर याद आता है। पहाड़ जैसा शख्स मोम की तरह पिघलते हुए अपने रब के सामने रो रो कर अपनी शरीक हयात की ज़िंदगी की दुआ मांग रहा था। इस खूबसूरत चट्टान जैसे मजबूत शख्स की कमज़ोरी थी वो लड़की। इस लड़की को खोने का ख्याल ही इस शख्स के दिल पर आरी चला रहा था। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे मेरे रब की ज़िंदगी मांगता हूँ। वो मेरी शरीक हयात, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरी सबसे बड़ी खुशी है। वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे रब, मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मैं इसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐ मेरे रब, मेरे रब की ज़िंदगी को बचा ले। इसे सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। तेरे कौन कहने से सब ठीक हो जाएगा। ऐ मेरे मालिक, अगर मुझसे कोई कोताही, कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों की, मेरी गलतियों की सज़ा मुझे दे। मेरे मालिक, मेरे किसी गुनाह की सज़ा मेरे रब की ज़िंदगी की हार पर मत लिखना। ऐ मेरे रब, मैं तेरा हकीर सा बंदा हूँ। तेरे सामने झोली फैलाकर अपनी जान से प्यारी बीवी की ज़िंदगी मांग रहा हूँ। ऐ मेरे रब, मेरी दुआओं को रायगा मत जाने देना। ऐ मेरे अल्लाह, मुझ पर अपनी रहमत फरमा। ऐ अल्लाह, मेरा छोटा सा बेटा जो अपनी माँ के लिए तड़प रहा है, ऐ अल्लाह, मेरे इस आंसुओं का वास्ता अपनी माँ की ज़िंदगी बख्श दे। ऐ मेरे रब, मेरी इल्तिजाएं, मेरी दुआएं सुन ले। तेरा बेआसरा, तेरा टूटा बंदा तेरे सामने अपने गुनाह हो भरा जिस्म लिए, दुआ के लिए हाथ उठाए हुए, मुझे दुआ मांगने का तरीका नहीं आता। मेरे मालिक, मेरे दिल में उठते हुए दर्द की दुआ बनकर मेरी दुआओं को समझ ले। है मेरे रब, मैं तुझसे दुआ भी मांगता हूँ कि मेरे रब को मेरे सामने रहने की तौफीक अता कर। मैं इसके साथ जीना चाहता हूँ। अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा इसके साथ गुजारना चाहता हूँ। रोमांचा की आंखों से बहते हुए आंसू दाढ़ी को भिगोकर इसके दामन पर गिरे थे। जो शख्स अपनी मर्दानगी का भरम ऐसे रखता था कि रोना इसके लिए शर्मिंदगी की बात थी, इस वक्त सब कुछ छुप कर अपने रब के सामने बेतहाशा रोए जा रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रोमांचा जैसा शख्स इस तरह तड़प कर रो भी सकता है। रोने की शिद्दत से रोमांचा की दुआओं की लर्जिश में हिचकियाँ बनने लगी थी। रोमांचा का इर्द गिर्द का कुछ होश नहीं था। अपने आप से बेखबर अपने रब के सामने खड़ा था। इसके कंधे पर एक शफकत भरा लम्स महसूस हो। रोमांचा की आंखें खोलते चेहरे पीछे की जानिब मोड़कर इस लम्स वाली शख्सियत को गौर से देखा। सफ़ेद नूरानी दाढ़ी पर रखी हुई टोपी, घुटनों तक ऊंची बांधी हुई शलवार, माथे पर खूबसूरत 5 वक्त नमाज पढ़ने की निशानी से बना हुआ मेराज इस वक्त इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी था कि इस वक्त खड़ा बुजुर्ग 5 वक्त का नमाजी और परहेजगार है, जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल के लगभग थी। बेहद नूरानी चेहरा, हाथों में पड़ी हुई बेतहाशा जोरियां इसकी उम्र वाजिया कर रही थी। हाथ में पकड़ी हुई लाठी से मुश्किल खड़ा हुआ, शायद यहाँ पर नमाज की नीयत से आया होगा, मगर अकेले बैठे रोमांचा को हिचकों से ऊंची आवाज़ में अपने रब के सामने रोते देखकर वो इसे चुप कराने से रुक नहीं सका। बेटा, चुप कर और सब्र करो। मेरा रब तेरी इतनी शिद्दत से मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं करेगा। बुजुर्ग रोमांचा करीब ही बैठ गया। पता नहीं क्यों आज इस बुजुर्ग को देखकर रोमांचा को अपने बाबा अम्मी जान की शिद्दत से याद आई थी। बच्चा चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, मगर जब वो तकलीफ़ में होता है तो इसे अपने माँ बाप की खोज चाहिए होती है। माँ बाप के लफ्ज़ों का सहारा चाहिए होता है। हर मुश्किल में सीना तान कर लड़ जाने वाला रोमांचा भी आज रोना था, जी भर कर रोना था। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उम्मीद है आपको पिछले तमाम एक साथ की तरह ये किस्तें पसंद आएगी, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में अपना फेवरेट डायलॉग लिखिएगा, और ये डायलॉग बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि मीरब की जान बच जाएगी या नहीं। और ज़ोया अली शाह का न्यू नावल राज़े वफ़ा भी यूट्यूब पर ऑन गोइंग है। अगर आपको पढ़ना है तो ज़ोया अली शाह के ऑफिशियल चैनल पर विज़िट करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ और रमज़ान मुबारक।